जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 10 में जो गद्य की विविध विधाओं में आपके पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध जी का एक साहित्य की डायरी रचना लगा हुआ है। उसके शीर्षक में जो पहला शीर्षक था तीसरा क्षण, उसे हमने कर लिया है और हमने बात किया कि किस तरीके से श्रीकांत जी ने भूमिका में ही स्पष्ट किया था कि 1964 में जब मुक्तिबोध जी ने उन्हें ये रचना जो है ये पहले तो एक कॉलम के रूप में निकलता था जिनका वो संकलन करवाना चाहते थे, तो उन्होंने उल्लेख किया कि किस रूप में ये हमारे सामने आए। तो ये एक लंबी कविता का अंत जो इसका शीर्षक में रखा गया था, ये दूसरे नंबर पे शीर्षक था। पहले शीर्षक में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे अंदर भावाभिव्यक्ति होती है वो कैसे पहले क्षण में अनुभव होता है, फिर उसको हम शब्दबद्ध करके रखते हैं और भाषा और भाव में भी परस्पर विरोधी और वो प्रतिकूलता दिखती है जिनमें सामंजस्य नहीं बिठा मिलता। तो ऐसे वो केशव जो इनके मित्र होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें विचार-विमर्श होती हैं। और आगे एक लंबी कविता में हम देखें कि किन मुद्दों पे बात होता है इनसे। एक लंबी कविता का अंत में ये कहते हैं कि कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। जैसा कि स्वभाव से आपने इनका अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है, सब लंबी कविताएँ देखा होगा। तो अब आपके भी मन में आता होगा आखिर ये लेखक सभी की तरह छोटी कविता क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे देखिए लेखक मुक्तिबोध कहते हैं अपने बारे में कि कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। उसका अंत मुझे शिथिल सा लग रहा था। उसके अंत पर जितना अधिक सोचता गया मुझे लगा कि वो कविता को और बढ़ाना चाहिए। वो अपने आप ही बढ़ गया। मुझे उसकी संभावित लंबाई-चौड़ाई को देख के डर सा लगा कि इतनी बड़ी लंबी कविता, प्रदीर्घता इतनी ज़्यादा कौन पढ़ेगा? और प्रकाशन में भी बड़ी असुविधा होगी। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ कर आप उसने अपना श्रोता भी बना लो तब भी काम नहीं चलने का क्योंकि वो बहुत ही लंबा था। क्या उसको काट-छाँट कर छोटा नहीं कर सकते या उसके भीतर कुछ गुत्थियाँ जो हैं उनको सुलझा नहीं सकते? दूसरे शब्दों में क्या मेरी कविता के अंतःतत्व अभिव्यक्ति के लिए विकास का अवसर दिया जाए? मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। यानी ये स्वयं से ये प्रश्न करते हैं कि क्या और लोगों की तरह मेरी कविता छोटी नहीं हो सकती? और अगर मैं और लोगों की तरह अपनी कविता को छोटी करने लगा तो बात तो वही पड़ी कि मेरी अभिव्यक्ति को विस्तार देने का पूरा अवसर ही नहीं मिला। मैं उसको विकास और प्रसार के अवसर देने के पक्ष में हूँ। आज मैं महीने भर से एक कविता के चक्कर में पड़ा हूँ। यूँ कहिए कि वो कविता इनके ही चक्कर में इनका ही हाथ धोकर पीछे पड़ी है। बीच-बीच में लोगों के पत्र आते रहते हैं, पिताजी के, मित्रों के, कुछ अपरिचितों के। लेकिन मैंने आज तक इधर बीच कुछ भी नहीं किया। जब लगा कि लोग बहुत बुरा मान जाएँगे, मुझे गाली देंगे, मेरे से सब संबंध तोड़ लेंगे, तब मैंने कलम ली और उन्हें 2 शब्द लिख दिया। इधर वो कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वो कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार की उनकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। लेकिन वैसा हो सकना असंभव है क्योंकि भावावेश किसी बात को लेकर होता और वो बात किसी दूसरी बात से जुड़ी होती, दूसरी बात किसी तीसरी से। इसी तथ्य को मैं इस तरीके से भी कहना चाहूँगा कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, यानी जो बात सच्चाई होती है, सत्य का उद्घाटन आप करते हैं, सच्ची बातें बताते हैं, तो परस्पर एक-दूसरे से जुड़ी होती है, गुम्फित होती हैं। साथ ही जो पूरी सच्चाई होती है, वो गतिशील भी होती है, यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है, वो भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित ही होते हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएँ लिख ही नहीं पाता और जो छोटी है वो वस्तुतः छोटी ना होकर वो तो कविता ही नहीं, वो तो अधूरी होती है। यानी अगर मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ और मुझे पूरा विस्तार देने का मौका नहीं मिला, मैंने काट-छाँट की तो इसका तो यही मतलब है कि मैंने पूरी बात आपके सामने रखी ही नहीं और ऐसा मुक्तिबोध जी का स्वभाव था नहीं। और इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएँ उन्होंने अधूरी छोड़ दी। उन्हें ख़त्म करने की कला कहते हैं वो मुझे आती ही नहीं और कला मतलब कि ख़त्म करने की कला आती नहीं, वही उनकी ट्रेजेडी। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम गद्य लिखा करो, कविता लिखते हो, क्या कमाई है? और तुम वैसे भी अपने जीविकोपार्जन के साधन में पीछे पड़े हुए हो। तो पिछड़े हो, पिछड़ी स्थिति अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए क्यों नहीं गद्य लिखते? और फिर कहते हैं कि मैंने एक किताब का ये हो कि कुछ पैसे मिले तो रिव्यू करना सोचा कि ठीक है दबाव आ रहा है रिव्यू कर देता हूँ। फिर देख रहा हूँ लाइन पे लाइन लगी है रिव्यू करने की। कहते हैं कि सच्चाई वो है जिसे आप यकीनन सच्चाई समझते हैं। किसी न किसी हद तक बंदिशें लगी ही रहती है इसलिए रिव्यू करना आग से खेल करना है। मेरे कृपाशील अधिकारीगण वे मेरे प्रगाढ़ मित्र भी है लेकिन लेखक नामक कार्यशील व्यक्ति को वो जंतु समझते हैं। यानी कहते हैं कृपाशील अधिकारीगण है वो लेखिकी कृ जो कार्य है मतलब लिखने वाला काम उसके प्रति उनकी आस्था नहीं वो अनास्था प्रकट करते हैं और समझते हैं लेखक वगैरह तो एक जंतु के समान है। मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही काम करना चाहिए ऐसा उनका मानना है।
इसलिए साल में अगर 4 किताबें मैं लिख कर 4000 के आदमी नहीं मतलब कि आमदनी नहीं किया तो उनका मानना है ये तो जंतु इंसान ही है। और वो कहते हैं कि तुम अपनी दरिद्री मिटाने के लिए ना उपन्यास वगैरह लिखा करो। क्या कविता लिखते हो जिससे तुम्हारी आर्थिक उपलब्धि भी ना हो और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधर रही है। और ये कहते हैं इतना ही नहीं, मेरी स्त्री भी मेरे टेबल के पास आके खड़ी हो गई और उदास होकर उसने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, कविता लिख रहे हो? इस पर कितने रुपए मिलेंगे? अब मैं ये सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल तो सफ़ेद हो ही गए, मेरे जीवन का ये अंतिम कार्यकाल चल रहा है। क्यों ना मैं थोड़ा संशोधन, परिवर्धन करके प्रकाशन योग्य कुछ नया चीज़ लिखूँ? लेकिन ये कविता है कि हाथ-पाँव पसारती ही जा रही है और अब सुना है कि मुझे जल्दी एक कुंजी लिखने का काम भी मिलेगा। मेरी आर्थिक कठिनाई कुछ तो हल हो ही जाएगी, इधर माता-पिता भी घर से आ रहे हैं। अब वो आएँगे तो खर्चा वगैरह सारा चीज़ व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन बुरी बात तो ये है कि मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। उसे बार-बार संशोधन करने की मेरी इच्छा भी नहीं होती। लेकिन लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, कहते हैं कि मेरी स्त्री टेबल के पास आके खड़ी हुई। किसी ज़माने में वो छोटी थी, तो आकर्षक थी। आज मुझे बहुत ही भय उत्पादक प्रतीत होती है। उसको देखकर मेरे हृदय में करुणा, दायित्व भाव, यथार्थ का आतंक और भय तरह-तरह की भावनाएँ आती हैं कि इतने में मेरी नज़र 2 चिट्ठी पर जाती है, जो मेरी टेबल पर पड़ी हुई, एक है शरद जोशी की, दूसरी अक्षय कुमार की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लेखक यहाँ जो है तीसरा अक्षर तो पहले था और दूसरा जो इसमें है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शरद जोशी की चिट्ठी पड़ी है, दूसरे अक्षय कुमार जी की पड़ी और दोनों अपने हैं, इनके ही शरद जोशी भी अक्षय कुमार है। बस यही दुर्भाग्य क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज़ समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। मैंने देखा है कि ऐसे कलाकार साधारणतः अपने को बहुत ही प्रतिभाशाली समझते हैं। दूसरे प्रकार के भी कलाकार होते हैं जिन्हें अपने लोग बड़े प्यारे होते हैं। उनका ये हिसाब होता है कि अगर कोई कभी उनका दोस्त हुआ तो निस्संदेह ऊँचा और ऊँचा कवि हो ही लिया, किंतु यदि कोई लेखक किसी दूसरी या तीसरी प्रकार की मंडली में रहता है या ना भी हो, लेकिन उनसे अलग ही ये तो धारणा बन ही जाती है। इस प्रकार की मंडलियों में जो चीज़ चलती है वो एक सीमित क्षेत्र में वही श्रेष्ठ और वर्णीय दिखाई देता है। उनके वे सब अपने सगे हैं इसलिए वे श्रेष्ठ भी, उत्तम भी, अच्छे भी। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार के लोग यदि अपनों से ऐंठ कर उनकी उपेक्षा करते हैं तो दूसरे विशेष प्रकार के लोग उन्हीं में रह के उनमें प्रचलित अस्त्रों की कसौटी समझकर कीर्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। उन्हीं में मैं अपने को गिनवाना चाहता हूँ, लेकिन ये एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूँ मैं। लेकिन मैं उन अपनों से क्या कहूँ कि ये कविता मेरा पिंड ही नहीं छोड़ रही, वो मुझे समझना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे हाथ में काम आ गया तो पता कि वो मेरी कविता है और कुछ नहीं। मैंने न मालूम कितने ही महीने और वर्ष उन जैसी चीज़ों पे खर्च किए, जिनसे मुझे कुछ नहीं मिला, ना धर्म मिला, ना अर्थ मिला, ना काम मिला, ना मोक्ष मिला। मतलब लेखक का यहाँ पे पीड़ा दिखता है कि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें की, जिनसे मुझे जो एक उपलब्धि के लिए कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एल्केमिस्ट है, एल्केमिस्ट किमियागर है यानी कुछ लोग कहते हैं पागल है। लोहे को सोना बनाने की फ़िक्र में लगातार काम करते हुए मैं नष्ट हो गया। तो ये कहते हैं कि एक लोहा है और लोहे को मैं सोना में तब्दील करते-करते स्वयं नष्ट हो गया। कुछ दूसरे लोग कहेंगे कि तो ज़मीन में गड़े खजाने को कारों का खजाना खोज रहा है। कुछ लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे, कुछ लोग और भी कुछ कहेंगे कि बैठ के जो लिखता है उससे तो आर्थिक उपलब्धियाँ कुछ होती नहीं। इन्होंने कहा मैंने इस ओर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या बताऊँ कि एक चीज़ है जिसका नाम है धुन। एक काम क्या है जिसका नाम है कहते हैं लेखक कहते हैं एक चीज़ है जिसका नाम है धुन और धुन जिसका नाम है लौ। धुन को कहते हैं कि धुन है जिसका नाम है लौ यानी एक आग। ये शब्द आधुनिक नहीं है फिर भी उनके अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वो मुझे कविता की ओर ही ले जाता है। मतलब मैं चाह भी लूँ कि लाओ मैं कहानी लिख लेता हूँ कमाने के लिए, लेकिन ये धुन है, धुन के पीछे ये जो लौ है, आग है, जो बत्ती जल रही है अंदर जो चिंगारी है, वो मुझे हमेशा कविता की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि अब गद्य लिखूँगा। इससे मुझे आमदनी भी हो जाएगी और कुछ यश भी मिलेगा। मैंने सोचा कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूँगा। अब लेखक धीरे-धीरे मन बना रहा है कि नहीं, अब मैं हर एक कविता पे कहानी लिखूँगा। आपने भवानी प्रसाद मिश्र का ये देखा होगा कि कैसे गीत फरोश में कहते हैं कि अब कविता बेचने की चीज़ हो गई है। अब मुक्तिबोध को भी लग रहा है कि लगातार ये दबाव पड़ रहा है, कुछ कमाई भी नहीं हो रही है। अब मुझे हर एक कविता क्योंकि हमारी कविता ही इतनी लंबी हो जाती है, तो हर एक कविता में मैं एक कहानी लिख दूँगा। फिर कहते हैं, "क्या ये मैं लिख पाऊँगा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो अचानक मुझे ये चीज़ आ रहा है ध्यान।" कहते हैं, "उसमें भी बड़ी बात ये होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी के रूप में ही क्यों ना सही, मान्यता प्रदान करा लूँगा, यही मेरी इच्छा है। यह सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है। लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी खुर्राट हो जाऊँगा।
मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से डर रहे हैं। डर के मारे अपने पुराने करतूतों को उतार कर नया बुकस्लिप पहन रहे हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले ये हालत थी कि नया लड़का भी मूछें-वूछें बढ़ा के और दूसरे तौर तरीके से अपने को बुजुर्ग दिखा के गंभीर रखने का प्रयास करता। आज हालत ये है कि बुजुर्ग भी बालक बनना चाहते हैं और चंपल चंचलता दिखाना चाहते हैं, चपल चंचलता। इसका कारण ये था कि पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का बहुत वजन होता था। आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। 2-1 साल पहले मैं यूपी गया था, वहाँ जाकर देखता हूँ कि एक स्वनाम धन्य अत्याधुनिक महानुभाव दुखी हैं। पूछने पर पता चला कि वे नई पीढ़ी के कारनामों से बड़े पीड़ित हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, लेकिन सवाल ये है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन आज नहीं रहा तो क्या उसके पीछे क्या कारण है? कहीं हमारे बड़े ही चूक तो नहीं गए? इन्होंने कहा, मैंने यही निष्कर्ष निकाला। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात तो बुजुर्गों ने ही किया होगा। वही आपके बड़े बने होंगे। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद जो है भारत में दिल्ली से लेके प्रांतीय राजधानी तक भ्रष्टाचार फैला, अवसरवादिता का जो दृश्य दिखा, जिनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे बुजुर्ग पर नए तरुणों यानी नए युवकों की श्रद्धा नहीं रही तो इसका कारण ये नहीं कि वो अनास्थावादी, वो गलत है। वरन ये है कि हमारे बुजुर्ग अब श्रद्धास्पद रहे ही नहीं। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं, तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि अनास्था का जन्म ही आस्था से होता है। अनास्था आस्था की ही पुत्री है। फ़र्क ये है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर अच्छा खासा नाटक खेला जाता और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। तो आजकल रंगमंच पे अनास्था नाटक कर रही है और आस्था नेपथ्य में सूत्र संचालन कर रही है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों में केवल धुआँ शेष रह गया और आग तो है ही नहीं। आग है उनके अंदर, वो भीतर ही भीतर है। लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत ही नहीं है। इस व्यावहारिक जगत में जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसे कुछ माना जा रहा है। वो आग उसकी निज की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है अधिकतर। लेकिन अगर ऊपर कही हुई बात सच है, तो सवाल ये है कि उसके काव्य में वो आग झलकती क्यों नहीं है आज? प्रश्न स्वाभाविक था। इसका उत्तर उस प्रकार से दिया जा सकता है कि बुजुर्गों ने सत्ताधारियों, समाज संचालकों, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने समाज के प्रत्येक स्तर पे प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, कभी वो कानून के रूप में प्रकट हुआ तो कभी कानून की आड़ में। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का ये तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका को बड़े-बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इस मर्ज़ में गिरफ्तार हैं। जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है, उसके बच्चे मारे-मारे फिरते हैं। और आप जानते हैं कि ख्यात प्राप्त यशोदीप प्रगतिशील महानुभाव भी उन पर हँस पड़ते हैं। कभी-कभी तुच्छ के प्रति दया के भाव से परिलुप्त हो ही उठना पड़ता है। तो ऐसी दयनीय शनिचरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक चतुरता का प्रयोग करते हैं, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे भी रावण के किसी दास के अनुदास के उपहास से अपना रिश्ता कायम करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार डरे हुए, मारे हुए हम वास्तव में नहीं लिखते हैं जो भोग रहे हैं। आगे कहते हैं कि अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर उतना पहले कभी नहीं हुआ। अनुभूत बोले तो जो जीवन में हमने खुद अनुभव किया, कहते हैं कि आज जो हमारा साहित्य है उसमें जो अनुभव किया हुआ है, वो बहुत ही आदर के साथ नहीं लिखा जा रहा है, उसको तो छिपाया जा रहा है। ऐसा पहले नहीं था। ये नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है, गलत है पूरी तरह, सच्चाई नहीं है। बल्कि ये है कि यथार्थ विरोधी, यथार्थ की सच्चाई का विरोध करने वाला है आज का साहित्य। बल्कि ये है कि लेखक यथार्थ के नाम पे अनुभूत यथार्थ अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकल जाता है और किसी और की सच्चाई से कहानी और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक, चेतना की हलचल जो मचाने वाली है। पीड़ा वो नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और जब हम कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और समझदारी का ये तकाज़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उससे हम समझौता करते हैं। आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इस बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफा सेट, एरिस्टोक्रेटिक लिविंग, महानों के व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशक द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार, बस यही सब उपलब्धि के पीछे भागता और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंची किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि वर्ग क्या तो यथार्थवाद लिखेगा और क्या आदर्शवाद। स्वामी विवेकानंद आज से कोई 100 वर्ष पहले ये घोषित कर चुके थे कि भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए हैं।
वे कहते हैं कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, उच्च वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से तो मर गया है। अगर उच्चतर वर्ग की यह हालत उस समय थी, तो आज तो विडंबना अगर देखें तो और भी ज़्यादा बदहाली स्थिति होगी। और जहाँ तक नैतिकता प्रश्न है, वो पहले कभी था या नहीं था? नैतिकता के स्थान पे आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये भी कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी ही बेहतर है। अन्य अव्यवस्थाओं की परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों नहीं? ध्यान में रखिए, ये बातें स्वामी विवेकानंद ने कहीं रूसी राज क्रांति के पहले ही कही थी। मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया? इसलिए कि अब मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूँ और पीछे की ओर देखने का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का जो उच्चतर वर्ग है, अधिक जुड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया। वो इस समय साहित्य में ऐसे विचारों का प्रचार करना चाहता है, जिनके द्वारा हमारा साहित्यिक व्यक्ति अनुभूत वास्तव की वास्तविकता और मानवीयता पर पर्दा डाल दे और वो जनता की ओर उन्मुख ही ना हो। जनता की विरोध का एक उदाहरण लीजिए, हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल ही नहीं है। गलत है नहीं, बल्कि प्रक्रियावादी है। आज की युवक की बाह्य स्थिति और अंतः स्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़े तो लामू हाला, मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा और मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्ति के संहार का सूचक है, इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कभी भी भीड़ से घबराता है, भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। निसंदेह ये दोनों कभी अपनी तरह से अपनी बातें कहते हैं, मेरी तरह से नहीं, किंतु ऊपर मैंने उनकी दृष्टि के संबंध में लिखा है, ना कि उनकी विशिष्ट पंक्तियों के विशिष्ट आशय के संबंध में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है, वहाँ एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है, वहाँ एक स्फीत और सक्रिय चेतना भी है। देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण काम किए हैं। हाँ, ये सही है कि संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही ये निश्चित करना होगा कि यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य सूचित है, तो वह संगठित एकत्रीकरण भी सर्वथा उचित ही है, और यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य गलत है, तो वह संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। किंतु इसलिए कि पश्चिमी विचार पत्र वैसे ही सिखाए जाते, उससे सिखाया गया सचेत आत्मनिर्णित होना। दूसरे शब्दों में जनता समूह है, वो अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वो जल्द ही भीड़ बन जाती है। उसका साथ मत दो। तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है, वो जन के प्रति घृणा पर आधारित है। ये विचारधारा अब तक भारत में नहीं थी, पर अब इस जीवन में उपस्थित है। सब नए कभी जनता को घृणा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस प्रतिक्रियावादी विचार को अपनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र हास्य समा हास्यग्रस्त समाजवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में प्रचलित करते हैं, प्रचार के कई तरीके अपनाते हैं। भारत के उच्चतर वर्गों के बहुत से कर्णधार ठेठ पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं को अपनाकर उनका प्रचार करते हैं। उन विचारधाराओं और दृष्टिबद्धों का प्रचार साहित्य में भी होता है। फर्क ये है कि विचारधारा अधिक सूक्ष्म, अधिक युक्त होकर औचित्य और संगति का जामा पहनते हैं। ऐसी विचारधाराएं जनभय और जनघृणा पर आधारित होती हैं। भारत के उच्चतर वर्ग पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों की अद्यतन राजनीतिक और सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को आत्मसात करते हुए अपने सांस्कृतिक प्रभाव को विस्तृत करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे लेखक का भी एक दर्द है कि जो हम बहुत ज्यादा पश्चिमी दुनिया का अनुसरण करते, अपनी भारतीय सभ्यता से दूर होते जाते। क्या ये बात सही है? छोटे या मझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक पद और प्रतिष्ठा के लोभ या लालच में क्या नहीं करते, उनके दरवाजे जाते हैं, उनसे सामंजस्य बिठाते हैं और जाने अनजाने साहित्य में उन्हीं उच्चतर वर्गों की अद्यतन राजनीतिक सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को लिख डालते हैं। ये एक वास्तविक जीवन तथ्य है, इससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके दरवाजे जाकर उनकी कृपा पात्र बनना, सब जीवन की सुंदर साज सज्जा प्राप्त करना, उन अपनों से घृणा और तिरस्कार करना जिनमें वो खुद जन्मे थे, उन अपनों के जीवन की बदरंग सूरत, उनमें उनके विरुद्ध एक तड़पती हुई प्रतिक्रिया पैदा कर देना, उन अपनों से हटकर वे अपने स्वामी या उच्च सत्ताधिकारी के लिए उनकी खुशामद के लिए लिखते हैं। और इस होड़ के दौरान एक व्यक्ति या सत्ता के आसपास गुट या दल बन जाता है, चारित्रिक संकट उत्पन्न हो जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में यह संकट एक प्रकार से व्यक्त होता है, आर्थिक क्षेत्र में या चारित्रिक संकट दूसरे तरीके से, और राजनीतिक क्षेत्र में तीसरे तरीके से।
मूल बात ये है ना कि संकट लाभ लोभ के फलस्वरूप और लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से पैदा होता है। जब तक समाज पर धन का शासन रहेगा, तब तक यह चारित्रिक संकट ज़्यादा से ज़्यादा असंतोष, अव्यवस्था उत्पन्न करेगा और मानव मूल्य की हानि के साथ ही लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और ऊँचा होता चला जाएगा और फलता ना केवल सामान्य जनता पर उसके दासों उपदासों द्वारा शोषण का बोझ बढ़ेगा, वरन यह कि उन स्वामियों और दासों तथा उपदासों के चारित्रिक अधःपतन से उत्पन्न परिस्थिति भी सामान्य जनता के लिए अधिकाधिक भयावह और दुर्वह होती चली जाएगी। ऐसे भयानक स्थिति के बारे में कहते हैं, ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार भारत में आज भी कम नहीं है। तो मैंने ये सब क्यों लिखा? इसलिए कि आज निर्धन को इस परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ रहा है और चारित्रिक अधःपतन की मानसिक संकटों और आंतरिक ग्लानियों का अनुभव करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से आप इस स्थिति को भी मिलाकर देखिए कि हिंदी क्षेत्र में कोई व्यापक संजीवनकारी आंदोलन या हलचल नहीं है जो संभवतः अन्य भाषाभाषी प्रांतों में है। ऐसी स्थिति में तो जबकि बाह्य समाज में संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन या ऐसी संगठित शक्ति नहीं है, एक संवेदनशील मन जिसमें अब तक अवसरवादी कौशल और लाभ लोभ की समझदारी विकसित नहीं हुई, केवल अपने को निसहाय समझेगा वो। हाँ, तो मैंने अपनी एक कविता में उन्हीं काजली रंगों का प्रयोग किया है। अंतर केवल ये है कि इस श्यामलता के कार्य कारण संबंध भी वहाँ प्रस्तुत है। अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, ना कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित कर दे। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वो जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, ये बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भाव की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथन तत्व भी भाव का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है ना कि कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में हम बाँध दें अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोकित और दीप्तिमान कर दें। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक काव्य कथा लिख दी, निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मारीचिका है, वो विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सांवले हैं, बिल्कुल सांवले। भय, आतंक, अनिश्चय यही सब है। वो असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। वह रूपक क्या है? एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि वह ऐसे अहाते में चला आया है जहाँ पहुँचना प्रतिबंधित था। उसे अहाते के भीतर एक बंगला, पुराना घर, बंगला रहस्य पुशूना है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल अलग। तो गद्य में ये रूपक एक सिलसिले के सामने आता है, लेकिन कविता में ये सिलसिला टूट जाता है। सोचता हूँ कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दूँ, संभव कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने ये सिद्ध कर सकूँगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ और रुपए कमा सकता हूँ। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूँगा। क्यों, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए लेखक ने हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से कविता करता है, कविता लिखता है और कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन में। बाकी हम डबरे पर सूरज का बिम्ब, इसको हम थर्ड पार्ट में देख लेंगे, है ना? क्योंकि डबरे पर सूरज का बिम्ब अगर देखें तो ये भी छोटा नहीं होगा, है ना? शीर्षक के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी अपने आप में बड़ा ही होगा और आप बोर भी ना हो थोड़ा-थोड़ा करके। वैसे डबरे पर सूरज बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ पे देखिए डबरे पर सूरज में क्या कहा है इन्होंने, इसी में हम कर लेते हैं। डबरे पर सूरज का बिंब में कहते हैं कि जब उससे मैं सड़क पर मिला मुझे लगा कि वह ठीक बात करने के मूड में नहीं है। राह में मुझे देखकर वो खुश नहीं हुआ था। उसकी शर्ट की पीठ पसीने से तरबतर थी, बालें अस्त-व्यस्त, चेहरा ऐसा मलिन और क्लांत, मानो 100 जूते खाकर लौट रहा हो। तत्काल निर्णय लिया कि वो सरकारी दफ्तर से लौट रहा है। वो पैदल आ रहा है कि वो आकर किसी ऊँची या नीची साहित्यिक या राजनीतिक श्रेणी का एक हिस्सा है। वो मुझे फर्स्ट क्लास सूट-बूट में देख सिर्फ़ आगे बढ़ जाना चाहता है क्योंकि वो बगल में खड़ा होकर कॉन्ट्रास्ट खड़ा नहीं करना चाहता। तो किसी के बारे में बता रहे थे कि किसी से सड़क पे मिले और क्योंकि ये सूट-बूट में थे, कहीं से आ जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति को देखे जो इनसे कमतर था, तो वो इनके बगल खड़ा नहीं होना चाहता था। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी ज़्यादा पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को 1 कप गरम चाय। पहले अगर कोई भूखा है, आपने खाना दे दिया तो बहुत पुण्य का काम था। लेकिन आज के समय में कह रहे हैं कि कोई बहुत ही श्रम से मलिन होकर थका हुआ आ रहा है, आप चाय दे दिए, मीठी-मीठी बात कर दी, वो खुश हो गया।
इनका कहने का मतलब सीधे-सीधे ये है कि आजकल का जो सच्चा श्रम है ना, जिससे चेहरा सूख जाता है, पसीना आता है, कपड़ों की इस्त्री बिगड़ जाती, पोंछे हुए बाल अस्त-व्यस्त हो जाते, उँगली पर स्याही लग जाता, आँख कमज़ोर हो जाता है। अपने से बड़े पदाधिकारियों के मारे दिल धक करता है। मतलब यही कम से कम मानव उचित सुविधा में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की मनुष्य मूर्ति है। दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, अपने भाइयों की, उनकी आँखों में भी अजाड़ सहानुभूति के बावजूद सूक्ष्म और स्थूल अनादर का पात्र आप देख सकते हैं। असम्मान के पात्र। ट्रेजेडी तो ये है कि ऐसी मनुष्य मूर्ति अपने स्वयं की आँखों में भी अनादर और सम्मान का ही पात्र होता है। इस विश्वव्यापी और अंतर्यामी अनादर और असम्मान की धूल धारण कर हृदय में बसी कड़वा ज़हर लिए हुए थके क्लांत श्रमिक व्यक्ति जब आता है, अपने दफ्तरों से बाहर 2 मील दूर अपने घर की तरफ लुढ़कते-फुढ़कते, तो उसके मन में, हमारे मन में श्रम का कितना महान आध्यात्मिक मूल्य अवतरित होता है, वो वर्णनातीत है। इस तिराहे पर खड़े होकर मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत महसूस हुई, वो मेरा परिचित था। आखिर जब मैं इस कोने में अकेले खड़ा हूँ तो मुझसे बातचीत तो कर ही सकता था। मुझे लगता था कि जब तक मैं अपनी बकवास पूरी नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगी। मैं पांचा आता सुरखरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान लगता है, उसमें आत्म बलिदान की तेजस्विता रहती, वो क्षण भी अस्थायी होता है, क्यों ना हो। आशावादी होता है, नसीहत दे सकता है, दूरदृष्टा हो सकता है, पैगंबर हो सकता है, यहाँ तक कि वो रोमांटिक प्रेमी भी हो सकता है। वो पान खाने के बाद वो लाल रंग का सुरखरू पान। बिना श्रम के जो प्राप्ति होती, वो उपलब्धि होती, वही तू है। पल भर में संकोच की गटर गंगा में डूब गया। मैं रियली सचमुच फर्स्ट क्लास कपड़े पहने हुआ था, बेहतरीन सूट में था। मैं गया था शहर के ऊंचे दर्जे के कुछ लोगों से मिलने। वहां ये तो महंगी किस्म के खादी के कपड़े चलते थे, या ये कपड़े आजकल मैं आधा बेकार हूँ, अपने ही घर में शरणार्थी जैसा हूँ, लिहाजा कुछ बड़े आदमियों के यहाँ जाकर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए कोशिश कर रहा था। और ज्यों ही आप ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, अपने धूल पूछेपन को श्वास की संवेदना मानते हुए अपने को बस्सा अनुभव करते हैं। गौरव और गरिमा की यह संवेदना, तेरा नाम सत्य है, तेरा नाम शिव, तेरा नाम सौंदर्य है। लेकिन शहर के उस फैशनेबल मोहल्ले के अपने आत्मियों से लौटकर मुझे आकस्मिक ये भावना हुआ कि मैं तो अकेला हूँ, कि अपनी असली श्रेणी के साथी के साथ बैठकर मैं बात भी नहीं कर सकता, आनंद भी नहीं ले सकता, उपभोग भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस के सूट बूट में हूँ, और उन्हें मैं आमंत्रण कैसे दूँ? वो मेरे बगल में आके बैठेंगी नहीं। लेकिन ज्यों ही मैं उनके साथ चाय पीने लगा, हम दोनों के बीच एक जहरीली चुप्पी की रेखा दूरी की मापदंड बनने की कोशिश करने लगी। मैंने उदारता की पराकाष्ठा करते हुए उसके लिए एक कप चाय और मंगवा दी। मैं अपने शरीर पर पड़े हुए कपड़ों से लगातार सचेत था। ये वस्त्र ही है कि जो बीच में हमारी दूरी बढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया? इस संकोच को दूर हटाने के लिए मैंने कोट उतार दिया और गर्मी के बहाने शर्ट के बटन को खोल दिया। अब शर्ट के बटन के बीच से बनियान हमारे फटे दिखने लगे। मैं चाहता था कि वो मेरे अंदरूनी नक्शे को देखे, लेकिन शायद वो अपने धुन के धुंधलके में उसे देख नहीं पाया। कहते हैं कि घर लौटना चाहता था। मैं अपने को उससे 1 गज ऊँचा अनुभव ना करूँ और सच्ची मेहनत का साँप ना झेल सकने के कारण उससे 1 गज नीचा भी ना अनुभव करूँ। इसलिए उसका जी खुश करके उसके साथ हँस बोल लेने के लिए मैंने उससे पूछा, कल ऑल इंडिया रेडियो से मैंने आपकी कहानी सुनी। बहुत अच्छी थी, पढ़ी भी अच्छी गई। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, ये जानने के लिए कि मेरा इरादा क्या हो सकता है। उसने प्रभुतावश कहा, अजी आप तो आलोचक हैं, नुक्स बताइए। मैंने विश्वास दिलाया कि उसकी कहानी सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो सचमुच बहुत अच्छा था। लेकिन जी नहीं भरा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा, वो एक पतला लंबा चेहरा, ज़रूरत से ज़्यादा ऊँचा माथा। मुझे ऐसे ही चेहरे पसंद है, ऐसे लोगों में आप डूब सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं। कम से कम मेरा ख़्याल है मेरे द्वारा की गई प्रशंसा के प्रति उसकी संदेह की दृष्टि मुझे बहुत-बहुत भाई। एक सच्चा लेखक जानता है कि वो कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया, कि उसने कहाँ लीपापोती कर डाली, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया और वस्तुतः कहना क्या था और क्या कह गया, और उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वो बखूबी इस बात को जानता, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है, वो अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रहता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वो अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। कितनी बड़ी बात है। सच्चा लेखक कौन होगा? वो खुद का दुश्मन होगा। उसको अपने से विद्रोह करके चीज़ों को लिखना पड़ता, सच्चाई बताना पड़ता है। बेचारा सर्वज्ञ, शब्द तत्पर आलोचक ये सब क्या जाने? वो केवल बाह्य प्रभाव की दृष्टि से देखता है। इसीलिए कहते हैं कि आलोचक जो होता है वो साहित्य का दरोगा है। मानो कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है। साहित्य, संस्कृति, समाज, विश्व तथा ब्रह्मांड के प्रति। लेकिन मुश्किल यह है कि यह जितना ऊँचा उत्तरदायित्व सिर पे ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है, स्वयं को उतना ही अधिक तुच्छ अनुभव करता है।
उस अपनी अक्षमता और आत्मसीमा की साक्षात बोध होता रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति की तुलना जी में धड़कने वाले केवल वस्तु सत्य से ही नहीं करता, वरन अपने स्वयं के साक्षात्कार सामर्थ्य की तुलना उस वस्तु सत्य की विशालता से भी करता है। आत्म सत्य भी कह सकते हैं उसे, जिसकी धारणा के लिए उसे लगता है कि जितनी आवश्यक मन शक्ति उसमें चाहिए उतनी है नहीं। कभी कभी तो उसे केवल आभास संवेदन से ही काम चलाना पड़ता है। तब अपनी विषय वस्तु की विशालता और गहराई की तुलना में लेखक अपने को हीन क्यों ना अनुभव करे, जबकि वह खूब जानता है कि उसने जो कुछ वस्तुतः संभव किया है उससे भी अच्छा किया जा सकता था। विषय वस्तु के प्रति लेखक का यह संवेदनात्मक उत्तरदायित्व उसकी मनःशक्ति को किस तरह विषय वस्तु के प्रति लेखक का यह संवेदनात्मक उत्तरदायित्व उसकी मनःशक्ति को किस तरह भंग किए रहता है, ये किसी सच्चे लेखक से ही जाना जा सकता है। मैंने उसे दुबले पतले चेहरे के संदेह भाव को देखा और बात पलटने के उद्देश्य से कहा, यह जरूर है कि आपकी कहानी बहुत मनोवैज्ञानिक थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मनोवैज्ञानिक ना होती तो क्या होती? मन में ही घुलते और घुटते रहने के सिवा और क्या है जिंदगी में? मैंने उससे असहमति प्रकट करना चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या आप कुंठा को मनोवैज्ञानिकता की जननी मानते हैं? कुंठा-वुंठा मैं नहीं समझता, उसने जवाब दिया। हर ज़माने में गरीबों की मुश्किल रही है, हर ज़माने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनत-कश का। वो आगे कहता गया, पिछला कौन-सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा ना रही हो, और फिर कुंठा का मतलब क्या है? उसने समझाते हुए कहा, कुंठा का आधिपत्य तो तब समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ ना हो। हाँ, कुंठा का अगर फ्राइडियन साइको एनालिटिक्स मतलब लिया जाए तो दैनिक जीवन के कंठावरोध से उसका कोई संबंध नहीं। कुंठा सब फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। वो दुबला पतला चेहरा मेरे सामने उठावदार और उभारदार हो गया और उसमें भव्य गरिमा प्रतिबिंबित हो उठी। मुझे लगा उसका दिमाग खुद ब खुद सोचता है। उसने मुझे बोलने का अवसर ना देते हुए कहा, मैं तो सिर्फ मेहनत पर, अकारत मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकती, उस मेहनत पर जो बहुत सज्जन है, पर उस सहनशील श्रम पर लिखने वाला हूँ। उस श्रम का चित्रण करना चाहता हूँ जिसका बदला कभी नहीं मिलता और जिसे आए दिन आत्म बलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती है। मैं उस भयानक मशीन का चित्रण करने वाली कहानी नहीं बल्कि उपन्यास लिखने वाला हूँ, जिसमें हर आदमी वह नहीं है जो वस्तुतः है या होना चाहेगा। उसमें मशीन का दोष नहीं, मशीन चलने वालों का गुरुतर अपराध। इस मशीन की लौह नलियों में पड़े हुए मानवीय श्रम को मैं चित्रण करना चाहता हूँ। कहिए आपका क्या ख्याल है? मैंने 2.5 मिनट तक जैसे सांस ही नहीं ली। उसके भाव विचार ने न केवल मुझे प्रभावित किया वरन दिमाग पर दबाव डाल दिया। मेरे सिर पर वजन हो गया। मैंने धीरे धीरे कहा, जरूर चित्रण कीजिए, जरूर लिखिए। क्यों? लेकिन आप चुप हो गए। मैंने कहा, चुप नहीं, मैं सोच रहा था कि सिर्फ बहुत बड़ी थीम विषय उठा लेने से काम नहीं चलता। ये जरूरी है कि सिर्फ उतना ही अंश उठाया जाए जिसका मन पर अत्यधिक आघात हुआ हो। बड़ी भारी बिल्डिंग खड़ी करने को बजाय छोटी सी कुटिया खड़ी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसने कहा, सही है। आसमान का चित्रण सधे ना सधे, सामने के मैले डबरे में सूरज के बिंब का चित्रण जरूर करना चाहिए। शायद वो मेरे जीवन सत्य के अधिक निकट हो, उतना चित्रण मुझसे सद भी जाएगा। उस व्यक्ति की इस वचन में आत्मदया की हल्की सी गूंज मुझे सुनाई दी। मैंने बेरुखी से कहा, इस आत्मदया की जरूरत नहीं, एक सच्चे आर्टिस्ट का संघर्ष बहुत घुमावदार होता है। हाँ, लेकिन आपकी इमेज तो बहुत अच्छी है। हम सब लोग ऐसे ही डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का प्रतिबिंब धारण किए हुए हैं। पूरा वस्तु सत्य इस इमेज में आ गया, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। हमारा परिश्रम भी तो थोड़ा ही नहीं, हमारी सांस भी तो उबड़ी खाबड़ी नहीं। डबरे हुए तो क्या हुआ, तो भी प्रकृति जन्य है ना। एकाएक जने में जैसे मैंने उसकी कमजोरी रग पकड़ ली और आत्मविश्वास की कमी थी। जब सिर्फ सीना तान कर लोग खोटा माल खपा देते हैं और प्रभाववादी होने के बहाने हर मामले को गैर मामूली बनाकर दुनिया के सामने उसे पेश करते हैं, तो जो चीज़ सही है और सच्ची है वो क्यों ना ऐंठे। मैंने उसे कहा, आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वो ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वो है आउट ऑफ डेट जी, इसलिए सत्य जरा यूएसयू बने, वीर बने, तभी वह धक सकता है, चल सकता है, बिक सकता है। वो और भी अप्रतिभ हो गया, किंतु उसके चेहरे पर भीतर की खुशी को ज़्यादा उजाला लाने के लिए मैंने उसे कहा, बोल्डनेस हैज़ जीनियस, औदात्य की अपनी प्रतिभा है। ये गेटे का वाक्य है। मैं उसे उल्टा करके पढ़ता हूँ। मेरे कीमती कपड़ों के ठाट ने मुझे कुछ उत्साहित तो कर ही दिया था, लेकिन क्या मैं सच कह रहा हूँ? जो हो, हम दोनों जब विदा हुए, बहुत मतलब कि दोस्त बनकर विदा हुए। तो डबरे पर सूरज का बिंब इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे हाशिए पर कुछ नोट्स, तो इसमें लेखक ने क्या कहा है वो अगली कड़ी में देखेंगे। चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, आप उसको देखते रहिए, सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही।